और तिवारी जी पुनः वही चैप्टर जो हमारा सर्कुलेशन वाला है, हर हार्ट के संबंध में ही बताएंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। तो तिवारी जी स्वागत है आपका, शुरू करिए। अरविंद सर आपको प्रणाम और सारे साथियों को प्रणाम। नमस्कार सर। नमस्कार सर। स्क्रीन विजुअल है ना सर? है बिल्कुल। ओके सर, तो कल हम लोगों ने इस पर कुछ चर्चा किया था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, तो थोड़ा आगे चलते हैं, लेकिन एक बार पंप की जो है, हृदय का जो जिसको पंप है उसकी फंक्शन को एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूँ थोड़ा सा वापस, क्योंकि याद हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा। ये हार्ट का जो डायग्राम था इसको एक बार पुनः रिपीट करते हैं जिससे कि मेमोराइज हो जाए। ब्लड ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद सुपीरियर वेना कावा में आता है, और यहाँ से ये राइट एट्रियम, फिर वहां से राइट वेंट्रिकल्स में आता है, यहाँ से ये सिस्टोल होने के बाद पल्मोनरी वाल्व के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये वापस लंग्स को जाता है। लंग्स में प्यूरिफाई होने के बाद ये वापस पल्मोनरी वेन से इंटर करता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है, वहां से मिट्रल वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल होने के बाद एरोटिक वाल्व में जाता है, और ये मूव करता हुआ एरोटा से बॉडी को चला जाता है। ये इसका फंक्शन था। इसमें हम लोगों ने ये समझा था कि ट्राइकैप्सिड वाल्व और मिट्रल वाल्व को बाइकैप्सिड वाल्व भी बोलते हैं, ये दोनों सिंगल डायरेक्शनल है, माने वन डायरेक्शनल फ्लो है। इसमें एट्रियम टू वेंट्रिकल फ्लो अलाउ होगा, वेंट्रिकल टू एट्रियम फ्लो अलाउ नहीं होगा। और जो ये एरोटिक वाल्व है और पल्मोनरी वाल्व है, इसमें जो फ्लो होगा वो वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी अलाउ होगा और वन वे है। तो ये हम लोगों ने समझा था। थोड़ा ये भी समझा था कि जब ये राइट वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो ये ट्राइकैप्सिड वाल्व बंद हो जाएगा। जब ये बंद हो जाएगा ट्राइकैप्सिड वाल्व, तो एक साउंड क्रिएट होगी जो हार्ट की पहली साउंड होगी। कब क्रिएट होगी? ट्राइकैप्सिड वाल्व के बंद होने पर। ये पहला साउंड होगा हार्ट का, जिसको लब बोलते हैं, लब एंड अप, और ये क्रिएट होगी ट्राइकैप्सिड वाल्व से। और जब राइट वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, ये बंद हो जाएगा, तो ब्लड इसमें से जाना बंद हो जाएगा। अगर मीन्स कि राइट वेंट्रिकल का सिस्टोल रुक गया, डायस्टोल में चला गया, और लंग्स जब यहाँ सिस्टोल होगा तो वापस इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड अगर आने का ट्राई करेगा राइट वेंट्रिकल में रिटर्न, तो ये पल्मोनरी वाल्व बंद हो जाएगा। तो जब ये पल्मोनरी वाल्व बंद हो जाएगा तो यहाँ पर एक दूसरी साउंड क्रिएट होगी, डब। तो हार्ट की ये दो साउंड है। पहला साउंड क्रिएट होगी ट्राइकैप्सिड वाल्व के बंद होने पर, दूसरा क्रिएट होगा पल्मोनरी वाल्व के क्रिएट। तो हार्ट की ये दो साउंड होगी। इसी को डॉक्टर स्टेथोस्कोप से चेस्ट पर सुनने की कोशिश करता है, यहाँ पर लंग्स के मतलब हार्ट के आसपास लगा के, कि ये दोनों साउंड कितनी देर के लिए क्रिएट हो रहे हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये हार्ट का ही एक साउंड है। मैंने इसको दोबारा रिपीट किया था जानबूझ के। तो ये, और हम लोगों ने बात किया था कि राइट पोर्शन और लेफ्ट पोर्शन एक यूनिट की तरह काम करेंगे। मीन्स कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये दोनों एक यूनिट की तरह काम करेंगे और एक साथ काम करेंगे। तो ये रिपीट किए थे हम लोग। एक चीज और चलते हैं आगे, जानने की कोशिश करते हैं। रिपीट, ईसीजी रिपीट करने की जरूरत है? आगे चले, किसी को ईसीजी में रिपीट करने की जरूरत है? नहीं सर। ओके, तो हम लोग आगे मूव करते हैं। जी।
एक चीज और जानने की कोशिश करते हैं, ये चीज हम लोग किताब पर आएंगे लेकिन थोड़ा सा इस पे जाते हैं। जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है वो कहाँ जाता है? पंप से पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स को जाता है, फाइनली वो सेल को जाता है, जहां पर वो ब्लड में अवेलेबल ऑक्सीजन और बाकी जो पदार्थ है, जो विभिन्न पदार्थ, उनको वो एब्जॉर्ब करता है। कहाँ पे होता है? ये सेल लेवल पे होता है। तो सेल लेवल पे कैसे होगा? ये देखिए, ये जो रेड कलर से दिख रहा है ये ओटा, आर्टरीज, आर्टियोल्स, कैपिलरी। ये जो एरोटा है ये आगे जाके उसकी ब्रांचेस बनती है। ये जो सबसे पहले जिसका डायमीटर ज्यादा दिख रहा है ये आके डिफरेंट ब्रांचेस में बदलता है, उसकी ब्रांचेस बनती है। तो जो पहली ब्रांच बनती है उसको आर्टरीज बोलते हैं, उसके बाद जो उससे पतली ब्रांच है वो आर्टियोल्स है, और सबसे लास्ट में ब्रांच जो है जो सबसे पतली है वो कैपिलरी है। कैपिलरीज, केसिका बोलते हैं इसको, केसिका। तो ये कैपिलरीज में ही एक्सचेंज होता है, जो भी ऑक्सीजन है सेल को ये कैपिलरी के लेवल पे ट्रांसफर होता है, और यहीं पर CO2 इंटर करता है। तो जब ये यहाँ पर जो आप दिख रहा है, अगर रेड दिख रहा है मीन्स कि यहाँ पर ये ब्लड ऑक्सीजन युक्त है और ये सेल को जाएगा, और जब ये निकल के चला जाएगा तो उसमें CO2 इंटर करेगा और बाकी बस मटेरियल इंटर करेंगे, तो ये ब्लड का कलर थोड़ा नीला हो जाएगा, ठीक है, जो पर्पल रेड हम लोग बोल रहे हैं। तो यही कलर जो नीला ये दिखा रहा है कि यहाँ पर इस जोन में इसमें CO2 इंटर कर गया है, O2 चला गया और CO2 इंटर कर गया। ये कैसे जाएगा? जैसे एओर्टा, आर्टरीज, आर्टियोल्स, कैपिलरी है, वैसे कैपिलरी कॉमन है। इधर से देखेंगे तो वेना कावा, वेंस, वेनुअल्स, वेनुअल्स। ये एक्सचेंज का लोकेशन ये है जहां पर एक्सचेंज होगा, चाहे वो O2 हो या बाकी न्यूट्रिएंट्स हो, यहाँ पे एक्सचेंज होंगे। तो ग्रीन, ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये वेना कावा है, और ये फाइनली जाके सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा ऐड होके वापस ये हार्ट में आएगी। तो कैपिलरीज में एक्सचेंज होगा O2 और CO2 का। ये एक छोटा सा वो देखते हैं, जैसे ये एक कैपिलरी है, इस कैपिलरी में दिख रहा है कि ये आर्टरी से ब्लड आ रहा है, जो ये ऑक्सीजन या बाकी न्यूट्रिएंट्स से यहाँ पर ये बाहर निकल जाएंगे, और दूसरे पोर्शन में इसमें CO2 इंटर कर जाएगा उसके पार्टिकल्स। तो ये देखिए ब्लड यहाँ जाके ब्लू हो जाएगा थोड़ा, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड बोलेंगे, और ये वेन्स हो। तो इस जोन में वेन और इस जोन में आर्टरीज। कैपिलरी में एक्सचेंज होगा, ठीक। ये मेरे को दिखाने का उद्देश्य था कि हम लोग ये जाने कैपिलरी में। दूसरा एक चीज और जानते हैं, हार्ट की इतनी चीजों को हम लोग जाने, एक चीज ये जानना चाह रहे थे कि करोनरी आर्टरीज होती है। हम लोग ये पढ़े थे कि ब्लड जो हार्ट ब्लड दे रहा है वो बाकी बॉडी को दे रहा है, कि वो बाकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस होंगे, एनर्जी मूव करेगी। लेकिन ब्लड हार्ट को खुद काम करने के लिए, खुद उसको भी काम करने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है। तो हार्ट से ही जो ये करोनरी है, इसका नाम करोनरी आर्टरी है, ये दिख रहा है, ये खुद हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं, एक लेफ्ट और राइट। लेफ्ट करोनरी आर्टरी ये दिख रहा है और राइट करोनरी आर्टरी ये दिख रहा है। मींस कि ये जो वही फंक्शन यहां भी होगा। हार्ट को अच्छे से काम करने के लिए खुद ब्लड चाहिए, तो इसके लिए भी आर्टरीज है और इसके लिए भी ये वेन्स है जो लौट के जाएंगे। तो ये खुद हार्ट यहाँ से लेता करोनरी आर्टरी से। इसमें क्या है कि जब ये आर्टरीज कभी किसी वजह से ब्लॉक होंगे, इनके अंदर चोकिंग हो जाएगी, तो ये हार्ट के जो मसल्स हैं, जो लेयर हैं, इनमें अगर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो हार्ट का फंक्शन इफेक्टिव हो जाएगा। हार्ट दूसरे को ब्लड दे रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, वो अलग है। इसको खुद को भी काम करने के लिए ब्लड चाहिए, तो वो ब्लड इन करोनरी आर्टरी से मिलता है। लेफ्ट और राइट करोनरी आर्टरी डिफरेंट डिफरेंट
कहते हैं ना कि हार्ट में ब्लॉकेज आ गया और ये आ गया, तो अगर इन आर्टरीज में किसी में ब्लॉकेज आ गया तो हार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट होने का मतलब क्या कि हार्ट के उस पार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा और उसका फंक्शन इफेक्टिव होगा। ब्लड की माने ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी या बाकी चीजें, तो इसका काम नहीं करेगा। तो ये करोनरी आर्टरीज हैं या ये वेन्स हैं जो ब्लड देती हैं हार्ट को। ठीक, अब हम लोग एक चीज और जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में। इसको जान लेते हैं फिर सिस्टम पे आएंगे। ये क्या है? अगर हम लोग किसी पाइप में नॉर्मल, अगर एक लाइफ में एग्जांपल लेते हैं कि पानी को जैसे हम लोग फ्लो करते हैं किसी गार्डन में या उसमें, और उसके मुंह को अगर खुला रख देते हैं तो पाइप के अंदर प्रेशर क्रिएट नहीं होता है, लेकिन पाइप के मुंह को अगर ब्लॉक करते हैं तो उसके अंदर प्रेशर क्रिएट होता है। तो आप देखेंगे कि पाइप के मुंह को अगर हम लोग थंब से दबा देते हैं या किसी चीज से, तो दूर तक जाने लगता है, क्योंकि ये क्रिएशन ऑफ प्रेशर है। क्यों? ब्लॉकेज होने के कारण। तो हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है पूरी बॉडी में, वो एक क्लोज लूप में है, वो बाहर नहीं जाता। हार्ट से शुरू होता है, बॉडी के सारे पार्ट्स को जाता है, फिर घूम के वापस हार्ट में आ जाता है। क्लोज लूप है, कहीं बाहर नहीं जाता है, तो क्लोज सर्किट है। अब फ्लो होने के लिए बॉडी के जो वेसल्स हैं, जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, उसके अंदर फ्लो होने के लिए प्रेशर की आवश्यकता होगी, तब वो फ्लो करेगा। तो ये जो प्रेशर है वो क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। जब हार्ट का वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, मीन्स ये पोजीशन देखिए, यहां पर सिस्टोल दिख रहा है, मीन्स कि ये वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ तो बाहर की तरफ फ्लूइड निकलेगा। सिस्टोल होगा तो बाहर की तरफ फ्लूइड निकलेगा। तो हार्ट क्या होगा? वेंट्रिकल सिस्टोल होगा और एक बार डायस्टोल होगा, मीन्स कि एक बार प्रेशर जनरेट करेगा और एक बार प्रेशर जनरेट नहीं करेगा, मीन्स कि वापस रेस्ट कंडीशन में आएगा। लेकिन ब्लड को तो परमानेंट सर्कुलेट होना है, तो क्या होगा? जब प्रेशर जब पंप, हार्ट जो पंप है वो सिस्टम में ब्लड भेजेगा, तो सिस्टोल होने के कारण वहां पर प्रेशर बढ़ जाएगा, मीन्स की जो वो नसें हैं, ब्लड वेसल्स, वो थोड़ी एक्सपेंड होंगी और ब्लड का फ्लो होगा। इसको ध्यान से देखिए, सुनिए। ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा कब? जब वो पंप, जो हार्ट को हम लोग पंप बोल रहे हैं, हार्ट का वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, उस समय प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि ब्लड का फ्लो उसी समय होगा। और वो कितनी देर होता है? अगर देखेंगे तो 0.3 सेकेंड होता है सिस्टोल। तो ब्लड का प्रेशर वहां बढ़ेगा, और उस समय अगर उस प्रेशर को मेजर किया जाएगा तो वो 120 मिलीमीटर Hg पारा के कंपेरिजन, पारा से तो 160। लेकिन जब हार्ट सिस्टोल नहीं कर रहा, डायस्टोल कंडीशन में आ गया, क्या? वेंट्रिकल, तो भी जो वो ट्यूब, ब्लड वेसल्स एक्सपेंड हुई है, फैली हुई हैं, वो वापस सिकुड़ने का काम करेंगी। वो जो उनमें एक एनर्जी यूज हुई है, प्रेशर एनर्जी, वो वापस रिलीज होगी, नस को दबाएगी और उससे भी प्रेशर बना रहेगा, तो सर्कुलेशन होता रहेगा। इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। एक कंडीशन होगी कि जब वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है और वो पंप को सिस्टम में भेज रहा है। दूसरा कंडीशन होगी कि वो नहीं भेज रहा है, तो भी प्रेशर होगा, क्योंकि ब्लड को फ्लो होना है। तो जो पहले प्रेशर के कारण नसें एक्सपेंड हुई हैं, उनमें प्रेशर इंक्रीज हुआ है, वो प्रेशर कम होगा और उस प्रेशर से फ्लो अलाउ होगा। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज द 120 मिलीमीटर ऑफ पारा के बारे में Hg है, और डायस्टोलिक प्रेशर जो होगा वो 80, वो उस कंडीशन में है जब डायस्टोल है, मतलब कि हार्ट पंप नहीं कर रहा है, उसकी ब्लड वेसल्स के कारण वो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। क्योंकि ब्लड, किसी पाइप में अगर हमने जोर से प्रेशर दिया तो वो फूल जाएगा,
लेकिन जब अगर उसको हम प्रेशर नहीं देंगे तो जो वो फूलने के कारण कंडीशन है अपनी वापस ओरिजिनल कंडीशन में आएगा, तो एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो है। तो 120 एंड 80 ये दो प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। 120 सिस्टोल कंडीशन में और 80 डायस्टोल कंडीशन में। और जो पल्स प्रेशर का पल्स प्रेशर इसको बोलते हैं, अगर इन दोनों का डिफरेंस को देखेंगे तो उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर। 180 120 और 80 का जो डिफरेंस है ये, इसी को हम लोग नॉर्मल बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। 180 टू 80 मींस की सिस्टोल कंडीशन में 120 वेसल्स में प्रेशर है और डायस्टोल कंडीशन में 180 mm है। तो ये है। अब अगर ये देखिए, अगर ये प्रेशर इंक्रीज होता है कि किसी कारण बॉडी में, अगर ये प्रेशर 140 या 90 होता है मींस कि ये इंक्रीज हो गया, तो हाइपरटेंशन बोलेंगे वो। माने जो डायस्टोल प्रेशर है ये अगर 80 से इंक्रीज होता है या सिस्टोल प्रेशर 120 से इंक्रीज होकर 140 हो जाता है, तो ये हाइपरटेंशन की कंडीशन है। और अगर ये नीचे आ जाता है, 120 वाला 90 आ जाता है और 80 वाला 60 है, तो हाइपोटेंशन है। माने ये लो बीपी है और ऊपर माने लो ब्लड प्रेशर है, और हाइपरटेंशन माने हाई ब्लड प्रेशर। क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। अब हम लोग अपने किताब की तरफ आते हैं थोड़ा। ये तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हार्ट साइकिल पढ़ लिए थे। ये एक चीज और जानते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये फंक्शन तो हम लोग समझ गए। ये जो हार्ट है इसका जो रेगुलेशन है, ये नर्वस रेगुलेशन जो सिस्टम है, इसको थोड़ा सा जानते हैं कैसे रेगुलेट होती है। तो जो क्रेनियल नर्व है, 12 पेयर क्रेनियल नर्व है, जैसे 10वीं नर्व क्रेनियल नर्व है वेगस। हम लोग वापस याद करेंगे तो ये आएगी, 10वीं क्रेनियल वेगस नर्व है। इसके जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर एसए और एवी नोड तक पहुंचते हैं, और ये कंट्रोल किस पे रखते हैं? एसए नोड की कार्यगति पर नियंत्रण रखते हैं। इसे वेगल टोन भी कहते हैं। मतलब क्रेनियल नर्व वेगस से हमारा ये एसए नोड की कार्यविधि जो कार्यगति है वो कंट्रोल होती है, और वो कार्डियक साइकिल पर कंट्रोल हुआ अगर ये एसए नोड पर कंट्रोल हुई, क्योंकि एसए नोड ही जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल चारों तरफ ट्रांसफर करता है। तो ये कार्डियक साइकिल जो 0.8 सेकेंड है, ये कम या ज्यादा होने पर एसए नोड पर कंट्रोल करेगा कौन? क्रेनियल वेगस नर्व के पैरासिम्पैथेटिक फाइबर। इसमें ये कह रहा है कि एथलीट और स्विमर्स में वेगल टोन अधिक होने के कारण कार्डिक साइकिल का समय 0.8 सेकंड से अधिक हो जाता है। 0.8 सेकंड से अधिक, कल भी हम लोग चर्चा किए थे कि एक कार्डिक साइकिल 0.8 सेकंड का है। तो आप अगर 1 मिनट में देखेंगे तो ये 1 मिनट ऑब्लिक 0.8 मतलब कि 60 बाई अगर 0.8 करेंगे तो 72 मीन्स कि 1 मिनट में 72 बार हार्ट धड़कता है। लेकिन अगर किसी की कार्डिक साइकिल कम हो जाती है, 0.8 से अधिक हो जाती है, तो उसके नंबर ऑफ बीट, हार्ट का जो धड़कन है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा एक चीज और देखते हैं। इसके अलावा एक तो हम लोग देखे थे ना सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, एक एक्शन मोड था, एक रेस्ट मोड था। तो इसमें ये कह रहा है कि सिंपैथेटिक फाइबर्स सिंपैथेटिक चेन के सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर गैंग्लियन से आते हैं, जो हृदय को रक्त आपूर्ति करने वाले कोरोनरी आर्टरीज को जाते हैं। अभी हम लोगों ने जो कोरोनरी आर्टरीज पढ़े थे, ये कंट्रोल कहां से हो रहा है? सिंपैथेटिक फाइबर्स।
उसके सिंपैथेटिक चेन के सुपीरियर, मिडिल और इंटीरियर गैंग्लियन से आते हैं। मतलब करोनरी आर्टरीज का कंट्रोल भी यहाँ से है। ये करोनरी आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट करके या अपना इम्पैक्ट चेंज करके और ब्लड की आपूर्ति करता है। मीन्स की हार्ट की अपनी फंक्शनिंग सेल्फ की, उसके लिए जो ब्लड आएगा वो करोनरी आर्टरी से आएगा, वो इस सिंपैथेटिक फाइबर, सिंपैथेटिक चेन के सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर गैंग्लियन से होंगे। तो ये चीजें हैं। एक चीज जिसको देखते हैं, हार्ट मसल पर एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन एक्ट करके मसल्स का फोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ा देते हैं। मीन्स कि एड्रिनल वो किडनी के ऊपर वाला है, और अगर हम लोग देखेंगे ये लेफ्ट स्मॉल फिंगर के पित्त ज्वाइंट पे पाया जा रहा है एड्रिनल ग्लैंड। लेफ्ट हैंड के स्मॉल फिंगर के पित्त ज्वाइंट पे ये एड्रिनल ग्लैंड दिखते हैं हम लोग को, ये प्लेस है। तो हार्ट पर फोर्स ऑफ, मतलब हार्ट के खुद के काम करने के लिए कंट्रैक्शन हो जो मसल्स का है वो कंट्रोल किससे हो रही है? एड्रिनल से, एड्रिनल ग्लैंड से। उसके मेडुला से, कार्टेक्स बाहर वाला पार्ट है और मेडुला अंदर वाला पार्ट है। तो उसके वहां से क्या रिलीज होता है? इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ये दोनों जो है मसल्स का फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कंट्रोल करते हैं। तो हम यहाँ से भी अपने पित्त ज्वाइंट पे जहाँ एड्रिनल ग्लैंड है, इससे भी अपने हार्ट पर इंपैक्ट डाल सकते हैं ट्रीटमेंट करके। सही है सर? जी जी, मतलब रेगुलेट, देखिए ये इसका तिवारी जी ने जो बताया बहुत बढ़िया है। इसका अर्थ ये है कि जो हमारा हार्ट है या कोई भी वेगस नर्व एकमात्र ऐसी नर्व है जो नीचे जाती है, और ऑटोनोमिक कंट्रोल जो है नर्वस सिस्टम, और दो सिस्टम हमारे रेगुलेशन में है, एक नर्वस सिस्टम और एक हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। वही बता रहे हैं कि जब कभी हार्ट को ही तो काम करना है, अगर दौड़ना भी है तो हार्ट को ही तो पंप करना है, अधिक कूदना है तो भी तो करना है। तो जो साहस देने काम कर रहा है तो वो ये जो दो मेडुला से निकलने वाले जो हमारे हार्मोन है, ये उसको फाइट और फ्लाइट मोड में लाते हैं। तो इसलिए पैरासिम्पैथिक और सिंपैथिक नर्व ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के भाग हैं जो कंट्रोल करते हैं दोनों को। तो उसी तरह हार्मोनल कंट्रोल भी है और नर्वस सिस्टम कंट्रोल भी है। और वेगस नर्व हमारी निकलने वाली कहाँ से है? ब्रेन से निकलने वाली नर्व है। तो वो सब कंट्रोल ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से और प्लस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से है। बस यही उसका कहना कि ये प्रभावित होते हैं, यानी ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाना, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन बढ़ा देना, तो यही वाला काम है। और हर जगह, ये केवल हार्ट में नहीं, हर जगह हमारे सब रेगुलेशन वाले सिपाही मौजूद है, और वो हर काम जब भी देखते हैं कि आपको जरूरत है तो बढ़ा देते हैं। तो सिंपैथिक हमेशा होता है जब सिंपैथी होती है, यानी आपको कहीं अधिक काम करना, फंक्शन करना है तब, और पैरासिम्पैथिक तब होती है जब आपको आराम करना है तब। ठीक, थोड़ा पल्स के बारे में जानते हैं हम लोग। लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल के द्वारा एरोटा में बलपूर्वक धकेला जाता, ब्लड पंप किया जाता है। तब ये चूंकि बलपूर्वक है, फोर्सली, तो ये आगे की तरफ फ्लो करता है। अब इसमें एक चीज है, अब जब भी किसी वेसल्स में ब्लड फ्लो करेगा तो ब्लड के फ्लो में जो वेसल्स है उसकी आईडी माने इनर जो एरिया है सरफेस, वो रुकावट पैदा करने की कोशिश करेगा। लेकिन उसी के सहारे जाना है ब्लड को आगे, तो वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जिसके कारण भी प्रेशर बनता है। तो जब ये ब्लड दीवारों के सहारे चलता है तो एक उसमें वाइब्रेशन वेव क्रिएट होता है जो आगे की तरफ मूव करता है। कब? जब ये प्रेशर आता है पंप से ब्लड, हार्ट से ब्लड आने के कारण, क्योंकि वो प्रेशर से आता है। ये इस तरह की गति रक्त प्रवाह की गति से अधिक तेज होती है, ये समझना है। ब्लड की जो स्पीड है उससे इस वेव की स्पीड, जैसे आप देखेंगे ना, वो उसमें जब मूव करेगा तो ब्लड तो रेजिस्टेंस के कारण रुकेगा,
लेकिन ब्लड वेसल्स की जो दीवार है उनमें जो ये वेव क्रिएट होगा, वाइब्रेशन वेव, उसकी स्पीड ज्यादा होगी। ठीक, तो ये स्पीड अलग जगह अलग अलग है। जहां पर देखिए साइज बड़ी है वहां पर स्पीड कम है, और जब छोटी छोटी साइज होने लगती है, माने डायमीटर कम होने लगता है, तो देखिए एओर्टा में 4 मीटर पर सेकेंड है, बड़ी वाली धमनी 8 मीटर और छोटी धमनी में 16 मीटर। तो ये जो वाइब्रेशन वेव क्रिएट होगी, ये आगे ये सिग्नल देती है कि ब्लड आ रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। अब इसमें एक चीज और समझना है हम लोग, जो थोड़ा सा है, इसको पल्स को हम लोग अपने बॉडी पर जगह जगह पर टच करके देख सकते हैं। जैसे ये कह रहा है कि धमनी, त्वचा के नीचे जहां धमनी सीधे अस्थि पर रखी है वहां पल्स का अध्ययन किया जाता है। रेडियल प्लस क्लाई में, फीमोरल प्लस इग्नाइल क्षेत्र में, कैरोटिड प्लस गर्दन में, इधर अलग अलग जगह पे है। लेकिन पल्स रेट को थोड़ा जानने की एक बार हम लोग कोशिश, पहले हम लोगों ने बोले थे कि एक हार्ट का रेट है, हार्ट रेट। हार्ट रेट मीन्स कि जो वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है, मतलब कि जो 0.8 सेकेंड जो उसका साइकिल है, तो उस पर हम लोग बात किए थे कि 1 मिनट में 72 जाएगा, ये हार्ट रेट है, ध्यान रखा जाए। हार्ट का जो साइकिल है वो 0.8 सेकेंड की है, तो हार्ट 1 मिनट में 72 बीट करेगा, ये हार्ट रेट है, पल्स रेट नहीं है। ठीक, अब अब आगे चलते हैं। जब ब्लड वेसल्स में मूव करेगा, तो ब्लड वेसल्स में जब मूव करेगा तो वहां जाके हार्ट के कारण ही, चूंकि कभी हार्ट सिस्टोल है कभी डायस्टोल है, मतलब एक बार ब्लड प्रेशर से आता है एक बार नहीं आता है। तो हम लोग बोले थे कि डायस्टोल प्रेशर 80 हो जाती है, क्योंकि वो ट्यूब्स वापस सिकुड़ती है, तो वो प्रेशर क्रिएट करती है फ्लो होने के लिए। तो जब हार्ट रेट 72 है, मीन्स की 0.8 सेकेंड में एक बार प्रेशर बढ़ता है और एक बार प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन जब हम पल्स देखेंगे बॉडी पर, हैंड पर या कहीं और भी, तो यहां पर उसी चीज को हम मेजर करेंगे वैसे इस पे पल्स, अपने जो धमनी है इस पर, कि एक्चुअली में यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ कितनी बार वो ब्लड वेसल्स ऊपर उठती है या सिकुड़ती है, माने एक्सपेंड होती है और कंट्रैक्ट होती है, या एक्सपेंड और कंट्रैक्ट होगी। रिलैक्स हम लोग नहीं बोल रहे हैं, हार्ट रिलैक्स करता है। जब ब्लड वेसल्स में ब्लड मूव कर रहा है तो एक बार सिस्टोल होने के कारण वो एक्सपेंड होगा, और डायस्टोल होगा तो वो कम होगा, माने रिलैक्स करेगा, थोड़ा प्रेशर कम होगा, माने उसमें एक्सपेंशन नहीं होगा। तो आप महसूस ये करेंगे कि वो एक बार धमनी जो है बड़ी, माने ऊपर की तरफ जाती है, माने आप छुएंगे तो आपको दिखेगा, और एक बार वो नीचे जाएगी, तो आप उसको फील करेंगे रख के कि हाँ ये एक बार कुछ हो रहा है, मतलब आप फीलिंग आपको आएगी कि एक बार ये कुछ हुआ, टक, और फिर रुक गया, फिर हुआ, फिर रुक गया। तो जी, हम जब धमनी में, जब हाथ पे या कहीं और फील करेंगे किसी तरीके से, तो यहां पर जो काउंटिंग होगी वो पल्स रेट होगी। मतलब जितनी बार हमको यहां महसूस हुआ धड़कन टाइप का, कहाँ पे, जहां पे हाथ पे या जिस फिगर में हम लोग चेक कर रहे हैं, धमनी में, धमनी मतलब आर्टरीज, तो ये हार्ट की अपनी है और पल्स अपना है, दोनों दो चीजें हैं। ये दोनों अलग अलग हो सकता है, दोनों सेम हो सकता है। नॉर्मल कंडीशन में दोनों सेम होना चाहिए, जितनी बार हार्ट सिस्टोल किया उतनी बार वहां महसूस होगा, और डायस्टोल किया उतनी बार महसूस होगा। तो दोनों दो चीजें हैं, लेकिन चूंकि हार्ट की पंप की एक्टिविटी के कारण ही मिलती है वहां पे, तो सिमेट्रिकल होना चाहिए। अब अगर ये पल्स गति जो रेट है ज्यादा हो गई, सामान्य से अधिक हो गई, तो ट्रैकीकार्डिया, और सामान्य से कम हुई तो ब्रेडिकार्डिया। इस ध्यान में देखना है, जब पल्स रेट हार्ट रेट की तुलना में कम हो तो पल्स डिफिसिट होगी, इस बात को देखिए।
हार्ट रेट अलग है, पल्स रेट अलग है, लेकिन पल्स रेट हार्ट के कारण ही है, ये हम लोग समझने की कोशिश करें। लेकिन पल्स रेट वेरी कर सकती है डिफरेंट कारण से। हार्ट की अपनी काम है, हार्ट कंट्रोल होता है अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल से, बाकी चीजें, लेकिन पल्स रेट के कारण बहुत सारे हो सकते हैं वेरी करने के। ये क्लियर हो रहा है कि पल्स और हार्ट रेट में डिफरेंस? हार्ट रेट में पल्स रेट में डिफरेंस क्लियर हो रहा है? जी सर। क्योंकि ये सब लोग वही बोलते हैं, क्योंकि हमको पल्स और हार्ट को डिफरेंशिएट करना है। हार्ट कंट्रोल होगा ऐसे नोड और बाकी चीजें वहां करंट से, लेकिन ये कंट्रोल होगी बाकी एक्सटर्नल कंडीशन से भी। पल्स हार्ट के कारण ही होगी, लेकिन ये वेरी करेगी। फिर से देखिए, अगर पल्स सामान्य से अधिक हो तो ट्रैकीकार्डिया, और सामान्य से कम हो तो ब्रेडिकार्डिया। इस अगर चेंज हो तो इसको पल्स डेफिसिट बोलेंगे। अब देखिए, गहरी सांस की स्थिति में जब डीप रेस्पिरेशन करते हैं, हम सांस बड़ी लेते हैं, मतलब गहरी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्पिरेटरी फेज में हृदय गति और पल्स रेट बढ़ जाता है। एक्सपिरेटरी फेज में दोनों घट जाता है। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, डीप रेस्पिरेशन करते हैं, तो बढ़ जाता है, और इंस्पिरेटरी फेज में जब इनटेक करते हैं तो भी बढ़ता है, अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो घट जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि पल्स रेट घटेगा और बढ़ेगा, कंडीशंस अलग अलग होंगी। जैसे एक कंडीशन है साइकोलॉजिकली इमोशनल कंडीशन, एक्साइटमेंट। अगर हम इमोशनली कंडीशन में है, किसी कारण से एक्साइटमेंट है, मतलब बहुत खुश हो गए, कोई और कंडीशंस हो गई, या हम सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, क्लाइंबिंग अप स्टेयर्स, आर्टियल फ्लटर, हाई फीवर, तो ये जो कंडीशंस है इसमें ट्रैकीकार्डिया होंगे। मीन्स की जो पल्स रेट है वो हार्ट रेट से ज्यादा हो जाएगी। ये जरूरी नहीं कि हार्ट रेट के इक्वल हो, ज्यादा होने की, क्योंकि तभी बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया, गति सामान्य से अधिक। अब ये बोलेंगे हार्ट रेट चेंज होगा कि नहीं होगा? हार्ट रेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि हार्ट रेट चेंज होता है कैसे? वो इलेक्ट्रिक करंट और साइनो कंट्रोल से। पल्स रेट में वेरिएशन आता है। अब बोलेंगे हार्ट में आता है कि नहीं, आगे देखते हैं। दूसरा ब्रेडिकार्डिया, जब हम डिप्रेशन में जाते हैं, साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में है, या ट्रेंड एथलीट्स हैं, वो लोग एफर्ट करते हैं इसके लिए, तो उनका ये हो जाता है। क्योंकि ब्रेडिकार्डिया कब होगा? जब उनका टाइम कम हो गया, टाइम बढ़ गया उनका, या घट गया हार्ट का, मतलब पल्स रेट घट गई तो ब्रेडिकार्डिया, बढ़ गए तो टैकीकार्डिया। एक कंडीशन और, फीवर आने पर पल्स रेट 10 पर मिनट पर डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ती है। अगर किसी व्यक्ति को फीवर है तो आपको उसका पल्स रेट अगर 1 मिनट में देखेंगे तो 72 की जगह 82 मिल सकती है। या अगर उसका टेम्परेचर नॉर्मल 98 समथिंग से अगर ना 100 है तो मान सकते हैं कि 1 डिग्री बढ़ गई, या तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर पल्स रेट 10 पर मिनट बढ़ने 72 से 82 मिल सकती है। 2 डिग्री बढ़ेगा, अगर 102 हो गया, 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया फ़ारेनहाइट में, ये सेंटीग्रेड, सॉरी सेंटीग्रेड तो 34 है, तो 34 से 35, तो यहाँ पर 10 बढ़ेगा। ये सेंटीग्रेड में है, मतलब ये अप्रॉक्स 35 36, ये हम लोग फ़ारेनहाइट की बात कर रहे थे 94। दूसरी चीज लेकिन यहाँ बोलता है, टाइफाइड फीवर में पल्स रेट बॉडी टेम्परेचर की तुलना में कम बढ़ती है, जिसे ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, माने कम हो गया तो ब्रेडिकार्डिया। माने टाइफाइड फीवर, अगर फीवर है और उसका पल्स रेट नहीं बढ़ रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो टाइफाइड फीवर हो सकता है। लेकिन अगर टेम्परेचर है और फीवर पल्स रेट बढ़ रही है तो वो नॉर्मल फीवर हो सकता है। ये रिदम वही है कि 0.8 सेकंड में पल्स आनी है, रेगुलर 0.8 सेकंड पे, उसको रिदम बोलते हैं। इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ वो नहीं है। ये एक चीज ये है कि ये टेम्परेचर चेंज होने पर, ये देखिए, जब टेम्परेचर चेंज होगा तो ये नसें हैं वो सिकुड़ सकती हैं।
तो जब नसें सिकुड़ेंगी तो फ्लो कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ता है, डायमीटर कम हो जाएगा। तो इसमें ये देखना है कि थिन थ्रेडी पल्स, परिधि R/2, इस कंडीशंस में जब अत्यधिक ठंड होगी, एंजाइटी होगी, मिट्रल होगा, इस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, पल्स, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स है उनकी ट्यूब ठंडक के कारण, माने लो टेम्परेचर के कारण कंट्रैक्ट हो जाती है। ठीक, तो ये कंडीशंस आएंगी। एक चीज और पढ़ना है हम लोगों को, वॉल्यूम। कंप्लीट करना है, थोड़ा कर लेते हैं। अब ये देखिए कि जब हार्ट एक बार सिस्टोल या डायस्टोल होता है तो उसमें वो 70 mm ऑफ ब्लड मूव करता है। मतलब हार्ट एक बार अगर सिस्टोल हो गया तो वो 70 mm ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में भेज देगा या एरोटा में भेज देगा, एरोटा में। तो एक वॉल्यूम में माने 0.8 सेकेंड में वो 70 mm ब्लड को ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो अगर ये हार्ट रेट 70 है तो 70 × 70 4.9 लीटर पर मिनट ब्लड को सर्कुलेट करेगा। वॉल्यूम का क्या मतलब है कि पर मिनट माने एक मिनट में कितना सर्कुलेट करता है, और कार्डियक आउटपुट का मतलब है कि वो कितना वॉल्यूम डिस्चार्ज कर रहा है एक मिनट में। तो एक स्ट्रोक में 70 ml, तो 70 स्ट्रोक में 4900 ml मीन्स की 4.9 अप्रॉक्स 5 लीटर। और हमारे शरीर में 5 लीटर ही ब्लड करीब अगर होता है तो वो एक मिनट में पूरे ब्लड को सर्कुलेट कर देगा। ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। जी सर ठीक है। ये 70 ml कहां से आ रहा है, ये क्लियर हो रहा है ना? क्या है 70 ml? एक बार बताइए। ये जो 70 ml है, जब ये सिस्टोल होता है तो उसके अंदर जो आयतन है, वॉल्यूम जो है, वो 70 mm ब्लड को दूसरी जगह भेजता है एक बार सिस्टोल होने में। माने जब एक बार पंपिंग एक्टिविटी करता है तो वो 70 mm आयतन का ब्लड ट्रांसफर करता है। क्लियर हो रहा है? जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे यूं किया वैसे ही उतना उतना 70 ml जो है चला गया आयोटा में, ये उसका अर्थ है। तो एक बार में किया तो 70 ml चला गया, ये करना है 72 बार, 70-72, तो लगभग 5 लीटर आपका पूरे एक मिनट में 5 लीटर ट्रांसफर कर देगा। ठीक, लगभग 5 लीटर मानिए, मतलब 4.9 है, किसी का 70 होगा, 72 होगा, तो लगभग 5 लीटर के आसपास। स्ट्रोक वॉल्यूम अधिकांश हृदय पेशियों पर निर्भर करता है, अतः हृदय पेशियों की खिंचाव लंबाई, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन के बीच डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। मींस कि जो मसल से हर्ट की नॉर्मली 70 ml सबका होगा, लेकिन ये डिपेंड माने कंट्रैक्शन फोर्स कितना लग रहा है ये डिपेंड करता है स्ट्रोक के वॉल्यूम के लिए। लेकिन हम लोग ये बोलेंगे कि 70 ml सबका है जी। ये ब्लड प्रेशर की हम लोग जो बात कर रहे थे वो यही हमने बोला था कि जब भी किसी ट्यूब के अंदर ब्लड कोई भी फ्लूइड सर्कुलेट होगा, मूव करेगा, तो ट्यूब के आईडी में एक रुकावट क्रिएट होगी। तो जो वो रुकावट क्रिएट होगी उसी को हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। मतलब कि उस ट्यूब में जब ब्लड फ्लो कर, मान लीजिए कि एक रबड़ की पाइप है और एक शीशे का ट्यूब है, तो दोनों में हम लोग अगर ब्लड को फ्लो कराएंगे तो ब्लड वाले शीशे वाले पाइप में ब्लड या कोई भी लिक्विड आसानी से फ्लो कर जाएगा, तो उसका पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा रबड़ की तुलना में। तो ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस ही
के कारण ही प्रेशर है। कार्डियक आउटपुट सबका सेम होगा हर केस में, क्योंकि वो अगर नॉर्मल ब्लड है तो 70 ml वो निकालेगा ही निकलेगा, वो मूव करेगा, या 4.9 पूरे मिनट में एक स्ट्रोक में 70। लेकिन जो पेरिफेरियल रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग फिर से समझते हैं, जितना अधिक रेजिस्टेंस किसी ट्यूब के अंदर उसका जो इनर डायमीटर उसमें क्रिएट होगा तभी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। क्योंकि कार्डियक आउटपुट तो हम लोगों ने फिक्स कर दिया कि हार्ट 4.9 लीटर ब्लड को 1 मिनट में सर्कुलेट करेगा, लेकिन प्रेशर कैसे बढ़ेगा? जब हम उस ट्यूब में, जिसको वेसल बोले, ट्यूब बोले, उसके अंदर कोई चीज फ्लो करेगा तो उसके अंदर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। रेजिस्टेंस कई कारणों से होगा। एक कारण होगा कि जो ब्लड है वो मोटा है, पतला है, उसकी अपनी कंसंट्रेशन के कारण। दूसरा, जो वो ब्लड वेसल से उसके आईडी में बनावट के कारण। ओरिजिनली तो अच्छा सबका एक ही रहेगा नॉर्मली, लेकिन उसमें रुकावट किसी कारण से आ जाती है तो वो पेरिफेरियल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये सबको क्लियर हो रहा है? कुछ लोग बोलिए, तभी आगे बढ़ना है इसको। ये समझना है कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है। हाँ, ये समझ लीजिए, ये वाला पेरिफेरल रेजिस्टेंस वाला। जैसे मान लीजिए कि एक पाइप है, उसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, कोई भी चीज फ्लो हो रहा है, किसी चीज का, और उसके अंदर हमने इनर डायमीटर में कोई चीज चिपका दिया। मान लीजिए हमने कोई चीज चिपका दिया, तो जब वो लिक्विड फ्लो करेगा, फ्लूइड बोले, जो फ्लो करेगा, तो वो चीज रुकावट क्रिएट करेगी। जब रुकावट क्रिएट करेगी तो रेजिस्टेंस, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो चूंकि पंप ने ब्लड को भेज दिया है वहां पे, तो उस ब्लड को निकलना है। तो ब्लड निकलने के लिए पंप का प्रेशर आएगा, वो काम करेगा, लेकिन रेजिस्टेंस उसको रोकेगा, तो उस जोन में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब यह है कि किसी कारण से जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें रुकावट हो रहा है। वो चाहे इमोशनली कंट्रैक्ट हो रही हो, टेम्परेचर से कंट्रैक्ट हो रही है, किसी कारण से। तो अगर वो कम हो गए तो पेरिफेरियल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर वो बढ़ेगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर हुआ सबको? यस सर। हाँ, हम लोग को जानना कि ब्लड प्रेशर बढ़ने के रीजन क्या है। तो ये ब्लड प्रेशर ऐसे मेजर होंगे, पेरिफेरियल रेजिस्टेंस डायरेक्टली एक्सटर्नल फैक्टर है कार्डियक आउटपुट के अलावा। ये वही बात हमने कहा था पहले कि जब वो ये नीचे की एरोटा में फोर्सली ब्लड भेज देंगे तो काइनेटिक एनर्जी फ्लो करेगा और पोटेंशियल एनर्जी वो एक्सपेंड हो जाएगी, और जब वो सिस्टोल होगा तो वो वापस सिकुड़ के ब्लड फ्लो को बनाए रखेगा, हिस्ट्री को। तो वही हम लोग बोले थे कि जो वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, जो प्रेशर डेवलप होगा, सिस्टोलिक प्रेशर है, और जब वो डायस्टोल होगा तो डायस्टोलिक प्रेशर है। वही 120 और 80 है, +-10 रहेगा। देखिए यहां पर एक चीज लिखा था, वहां से डिफरेंस इसको देख लें। यहां पर हमारी बुक में लिखा था कि हम हाइपर टेंशन किसको बोलेंगे? जब डायस्टोलिक प्रेशर 90 हो से अधिक हो जाए। या सिस्टोलिक को रिलेट नहीं कर रहा है, ये थोड़ा सा सर क्लियर करेंगे। ये देखिए, ये कह रहा है कि दो प्रेशर हुआ, जब पंप प्रेशर दे रहा है तो 120, और जब पंप प्रेशर नहीं दे रहा है तो 80। तो जब ये 80 90 से प्लस हो जाए डायस्टोलिक प्रेशर, उस केस में जब वो 80 से 90 हो जाए, 90 से प्लस हो जाए, तो इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। और जब ये 70 से नीचे हो जाए तो हाइपोटेंशन बोलते हैं। हाइपर माने ज्यादा, हाइपो माने कम। तो ये हम लोग बुक में पढ़े थे यहाँ पर कि डायस्टोलिक प्रेशर अगर चेंज होता है, 90 होता है तो हाइपर, और 70 होता है तो हाइपो। सर सही है? सब लोग समझ गए कि नहीं इसको? ये समझिए, इसमें किताब में जो लिखा हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग रिलेट करते हैं ऊपर वाले से, कहते हैं कि सिस्टोलिक जो है प्रेशर 120 से ऊपर हो जाएगा तो बढ़ जाएगा। 120 ±10 होता है, तो यानी 130 हो गया। तो 130 से 140 हो गया तो भी हाइपरटेंशन नहीं है।
हाइपरटेंशन इस पर है कि 90 से कितना ऊपर हुआ, 90 प्लस कितना हुआ, और हाइपोटेंशन तब है कि 70 से कितना कम हुआ। ये क्लियर नहीं किया आप लोग बोले हैं, इसको मैं फिर से कहीं इस पर आप बोलिए, पब्लिशिंग बोले, सभी बोले, हुमा खानम जी सभी जी बोले। जी ये बहुत नॉर्मल चीज है, ये नॉर्मल चीज क्लियर है कि हुआ। हाँ बताइए तिवारी जी, बताइए। ठीक, अब देखिए ये क्यों 90 होगा और क्यों 70 होगा, ये जानना किस केस में होगा। क्योंकि जब ये 80 नॉर्मल है, 80 मीन्स कि जब प्रेशर पंप नहीं दे रहा है तो वो नसें सिकुड़ेंगी, जो स्टैटिक एनर्जी के कारण फैलने के कारण, एक्चुअली वो प्रेशर एनर्जी है जिसको हम स्टैटिक बोलते हैं, तो वो सिकुड़ेगा तो 80 पर फ्लो हो जाएगा। लेकिन वो ये कह रहा है कि सिकुड़ने के बाद भी 80 नहीं आ रहा, वो 90 ही रह रहा है। मतलब उस केस में भी हमारा प्रेशर ज्यादा है। इट मीन्स कि हमारे सिस्टम में रिस्ट्रिक्शन है। प्रेशर कब बढ़ता है, इसको एक बार थोड़ा फिर से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक बैलून ले लिया और बैलून में हमने मुंह से प्रेशर देना शुरू किया। अगर उसमें मेजरिंग करने का कोई तरीका हो तो देखेंगे कि बैलून थोड़ा बढ़ता है और उसके अंदर प्रेशर बढ़ता चला जाता है। अगर हम उसमें एक छोटा पिन होल कर दें तो वहां प्रेशर 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो एयर या उसमें अंदर थी उसका एक वैल्यूम फिक्स किया गया था, निश्चित वैल्यूम में। पिन होल किए तो वो बाहर आ गए, उसका वैल्यूम चेंज हो गया। तो जब हमारे सर्कुलेट होने वाले ब्लड वेसल्स में किसी कारण रुकावट आ गई है तो प्रेशर बढ़ रहा है। किसी भी सिस्टम में जब तक रुकावट नहीं तब तक प्रेशर नहीं। अगर आप, हमने पहले बोला था कि गार्डन में आप पानी डाल रहे हैं और उसके मुंह को आपने खुला छोड़ दिया तो पानी ठीक इस ट्यूब के आगे गिर जाएगा, आगे नहीं जाएगा। हो सकता है 200 मीटर चला जाए, 1 मीटर चला जाए, आधा मीटर चला जाए, लेकिन उसको दूर भेजने के लिए आपको एक प्रेशर क्रिएट करना होगा। प्रेशर क्रिएट कैसे होगा? आप उसके मुंह को जब थंब से या किसी चीज से ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, मीन्स कि उसकी जो ओपनिंग है वो कम हो जाएगी। तो जब ओपनिंग कम हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगा, तो प्रेशर बढ़ेगा। तब वो जो पानी है वो दूर जाएगा, जब कभी गाड़ी धोते हैं या कभी हम लोग डालते हैं। इसी तरह जब अगर ये ब्लॉकेज हो गया, रुकावट आ गई, तो ये बीपी बढ़ेगा, 90 होगा। एक तो तरीका ये है कि ब्लड ट्यूब में कोई रुकावट आ गई जिससे प्रेशर बढ़ा, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा? जब हमारे ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब ध्यान से देखिए, कोई एग्जाम्पल के लिए कि आपने 1 लीटर, हम लोग मान लीजिए फ्लोर आटा यूज करते हैं, 1 लीटर आटा में हमने 100 ml पानी डाला। मान लो 1 लीटर डाला कि जिसे हाथ से हम घुमा सकते हैं, और 1 लीटर आटा में 3 लीटर पानी डाला। तो जब 3 लीटर डालेंगे तो पतला हो जाएगा और 1 लीटर डालेंगे तो मोटा होगा। जब उसको फर्श पर फैलने के लिए गिराएंगे तो जिसमें 3 लीटर पानी डाला है वो ज्यादा दूर तक चला जाएगा, और जिसमें 1 लीटर डाला है वो थोड़ी दूर जाके रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि जिसमें 1 लीटर पानी डाला बोलेंगे मोटा है, मतलब वो कंसंट्रेटेड है, उसके अंदर अपने गुण, किसी और गुण के कारण उसमें फ्लो नहीं होगा, उसकी विस्कासिटी ज्यादा है। इसी तरह अगर हमारी ब्लड की विस्कासिटी बढ़ेगी, मतलब मोटा हो जाएगा सीधी भाषा में, तब वो खुद प्रेशर क्रिएट करेगा। इसीलिए डॉक्टर ब्लड प्रेशर कम करने के लिए क्या करता है? मेडिसिन देता है कि ब्लड में कंसंट्रेशन कम हो जाए। तो कई बार ये भी यूज किया जाता है कि मेडिसिन से आपका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक सिस्टम है कि उसके कंसंट्रेशन के कारण होगा। ठीक है सर? जी ठीक। बाकी लोगों को क्लियर हो रहा है? जी सर, यस सर। अब देखिए वही बात है ये कि हार्ट को प्रभावित, अब यही एक यहाँ से देख लें, टाइम कितना बचा है, बस खत्म ही हो गया तो थोड़ा सा ज्यादा। ये ब्लड प्रेशर के लिए हमने बोला कि क्या क्या जिम्मेदार है।
एक कार्डियक आउटपुट और दूसरा पेरिफेरल रेजिस्टेंस, माने कितना रेजिस्टेंस होता है। तो उसके लिए क्या क्या है, ये कार्डियक आउटपुट के लिए है, ये क्या क्या जिम्मेदार है। रक्त का वॉल्यूम अगर ज्यादा आ रहा है तो प्रेशर क्रिएट होगा, और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर किसी को रक्त का स्राव हो रहा है तो उसको उसका प्रेशर कम होगा। इंटरनल जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है अंतः बच्छदाब, वो इंपॉर्टेंट है। वातावरण का तापक्रम, जो हम पहले बोले थे कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो नसें सिकुड़ जाएंगी, ब्लड में भी सिकुड़ा होगा। हाइपॉक्सिया, हाइपॉक्सिया मीन्स की शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। अगर किसी वजह से ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई वो हाइपॉक्सिया है। और बाकी स्टिमुली जो है ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का, तो ये भी रीजन हो सकते हैं। कुछ रीजन ये है हार्ट रेट का, उम्र में मेल और फीमेल में भी हार्ट रेट वेरी करेगा, इमोशन इंपैक्ट डालेगा। अगर पेन आपको ज्यादा हो रहा है तो भी इंपैक्ट आएगा, वो बच्चेदाब की बात ही हुई थी। एक्सटर्नल टेम्परेचर, जो हम लोग वातावरण का टेम्परेचर बोले थे, ऑक्सीजन की कमी और एक्सरसाइज, और ये तो हो गए। बाकी पेरिफेरल रेजिस्टेंस की हम लोग बात पहले किए थे कि अगर वाल थिकनेस बढ़ गई माने रेजिस्टेंस बढ़ गया, या वेसल्स की इलास्टिसिटी कम हो गई, मीन्स कि जो वेसल है वो फैल और सिकुड़ रहा है, वो कम उसकी प्रॉपर्टी हो गई कि वो एक्सपेंड हो गया फिर कोलैप्स नहीं हो रहा है, या कोलैप्स है तो एक्सपेंड नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशंस में जो वाल है वेसल्स की वो इंपैक्ट डालेंगी। वेसल्स का डायमीटर, अगर थिकनेस चेंज होगी तो डायमीटर चेंज हो जाएगा। और ब्लड की विस्कोसिटी, जिसकी हम लोग बात किए थे कि अगर वो मोटा हो गया तो कंसंट्रेशन बढ़ गया या विस्कोसिटी बढ़ गई तो ये फ्लो नहीं होगा, तो ये प्रेशर क्रिएट करेगा। ये हम लोग पढ़े थे, ब्लड वेसल्स तो पढ़ ही चुके हैं कहाँ से आता है। ये फिगर हम लोग पढ़ चुके थे, ये किसी को समझना है, क्योंकि ये वापस वही वाली फिगर है जिसको हम लोग चर्चा कर चुके हैं, कैसे ब्लड का फ्लो होता है। ये बताएं कि आगे चलें, बताएं आप लोग। सर हो आगे गया चल तो पूरा। है, हाँ आगे, आगे। ओके। देखिए यही वाला है, एक ये कि लेफ्ट वेंट्रिकल सेरोटम या ब्लड प्रेशर 180 है। आर्टरीज, आर्टियोल्स, ये डायमीटर कम होते चले जाएंगे। कैपिलरी या 90 to 100, ये 90 32, ये डायमीटर कम होते चले जा रहे हैं। तो जब कम होते चले जाएंगे उनका नाम चेंज हो जाएगा, एंड में कैपिलरी है। यहाँ पर हम लोग बोले थे कि एक्सचेंज होगा और वापस ये वेनुअल्स, ये वही साइकिल है जिससे हम लोग चर्चा किए थे पहले कि कैसे ब्लड का फ्लो होगा। तो यही कैपिलरी है जहां पर एक्सचेंज होगा। बाकी ये डायमीटर बता रहा है कि उसका डायमीटर क्या होगा, या 100 mm है, या 32 mm है, या 12 mm है, या 5 mm है। तो ये वही वाला है जिसकी हम लोग चर्चा किए थे आगे की, इसको बोलते हैं। एक चीज और जाने थोड़ा सा, ये कह रहा है कि ईरा और धमनी, हम लोगों ने धमनी और जिसको हम लोग आर्टरीज बोल रहे थे, तो जो वेन्स है, वेन्स के फ्लो होने में इसमें वाल्व लगा होता है, ये ध्यान से देखना है। एक ये चीज याद कर लें, रक्त प्रवाह की दिशा में इनमें कपाट वाल्व होते हैं। एक साइकिल ये देखिए, ये आर्टरी है और ये वेन्स है। तो इसमें वाल्व नहीं होता आर्टरी में, लेकिन यहाँ एक्सचेंज होने के बाद जब वेन में जाएगा तो देखिए ये कपाट बना हुआ है, गेट, और ये लो प्रेशर जोन भी है। तो इसमें जो वेन में ये वाल्व बने हुए हैं, इसी को वो कपाट बोल रहा है। ये जो वाल्व है ये ब्लड को वापस वेन में नहीं आने, एक बार जो यहाँ चला गया तो वन डायरेक्शनल वाल्व है, माने इसको हम लोग बोलते हैं वन वे। मतलब इसमें फ्लो, ये वाली पिक्चर वेन है, इसमें फ्लो वन डायरेक्शन होगा, इसमें वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये वेन्स वाल बने हुए हैं वेन में, आर्टरी में नहीं है। ये डिफरेंस है, क्लियर हो रहा है ना, कि वाल्स कहाँ पाए जाते हैं, वेन में, क्योंकि ब्लड को वापस ना आने दें। ये जगह जगह बहुत सारे वाल बने हैं, ठीक। ये देखिए,
सिस्टमेटिक ब्लड सर्कुलेशन में रक्त प्रवाह को नियमित करने हैं तो ब्रेन के मेडुला में वेसोमोटर सेंटर स्थापित है। मेडुला में वेसोमोटर, ये जो है जनरल सेंटर है, वाइटल सेंटर है, तो वाइटल सेंटर है वेसोमोटर। इसमें से क्या होता है, एफरेंट इफरेंट। एफरेंट माने कि वो जो सूचना को ले जाती है, और इफरेंट जो कमांड लेके आती है, मोटर नर्व। तो ये दोनों कहां से, मेडुला से है। मेडुला के वेसोमेंटस जो निकलकर आर्टियोस इनके कहाँ होती है, ये चूंकि संवेदी है, स्किन माने नसों के जो वेसल्स हैं इनमें ये रहती, इनर्वेट होती हैं। ये देखिए, ये जानना है कि कंट्रोल कहाँ से है, इनको कैसे पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर कैसा है, ब्लड कैसा है। तो जो मेडुला के वेसोमोटर सेंटर से ये नर्व एफरेंट जाती है और इफरेंट आती है, ये आर्टीज और आर्टियोल्स की दीवारों में इंटरवेट होती है। पेरिफेरियल, अब इनमें देखिए क्या कहता है, पेरिफेरियल आर्टरीज और आर्टियोल्स की दीवारों में रिसेप्टर है, स्ट्रेच रिसेप्टर, जिसको बैरो रिसेप्टर बोलते हैं। ये बैरो रिसेप्टर क्या करता है, ब्लड प्रेशर जो बॉडी में वेरी होता है वेसल्स में, इसकी सूचना मेडुला को देता है, वेसोमोटर सेंटर को। ये बैरो रिसेप्टर कौन देता है, तो यही देखिए, ये बैरो रिसेप्टर हम लोग पढ़ रहे थे आगे अपने इस सेमेस्टर 3 में, जो बैरो रिसेप्टर है, क्योंकि ये रिसेप्टर के बल पे ही काम होता है सारी चीजें। तो ये बैरो रिसेप्टर है जो कहाँ पे है, आर्टरीज और आर्टियोल्स की दीवारों में है। यहां से ये सिग्नल लेता है और मेडुला को देता है रक्त दबाव में परिवर्तन की सूचना। अगर वेसल्स में ब्लड का प्रेशर चेंज होता है तो ये सूचना मेडुला को देता है कि ब्लड का प्रेशर ये चेंज हो गया। तो कौन है, बैरो रिसेप्टर, माने ब्लड प्रेशर का रिसेप्टर है वो बैरो रिसेप्टर है। और एक चीज, दूसरा रिसेप्टर है कीमो रिसेप्टर। ब्लड में जो केमिकल चेंजेस होते हैं, रासायनिक परिवर्तन, उसकी सूचना कीमो रिसेप्टर देता है। बैरो रिसेप्टर ब्लड प्रेशर का देता है, और कीमो रिसेप्टर केमिकल चेंजेस जो होते हैं उनकी सूचना मस्तिष्क और मेडुला को भेजता है, उसको कीमो रिसेप्टर। केमिकल से केमो, और बैरोमीटर से बैरो। हम लोग बोले थे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज और कैपिलरी बेड में ही होता है, ईसीएफ और आईसीएफ। कैपिलरी ट्यूब में जब वहां पे पहुंचता है तो ऑक्सीजन जाता है, CO2 आता है, बाकी न्यूट्रिएंट्स भी जाते हैं। ये थोड़ा लंबा है, इसको बाद में कभी पढ़ेंगे। तो ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और आईसीएफ इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, वही कैपिलरी पे दोनों होते हैं। जो जाना है मतलब O2 अंदर जाएगा, क्योंकि दोनों में प्रेशर डिफरेंस भी होता है, और प्रेशर डिफरेंस है जिसके कारण ये होता है। हार्ट अटैक हम लोगों ने वो चर्चा किया था कि जब कोरोनरी आर्टरीज में ब्लड नहीं जाएगा तो हार्ट का फंक्शन रुकेगा। ये यही कह रहा है कि हार्ट हैंडल्स ब्लड बट इट्स ओन यूजेस, it's receive blood through the two coronary arteries which supply blood to different parts. If one or more coronary arteries get blocked, its supply area becomes devoid of the blood and unable to cooperate with other parts of heart. At this condition, the person shows sign perspiration, sudden weakness, and pulse of low volume and low rhythm. रो रिदम, रिदमिकसिटी हुई है कि 0.8 नहीं होगा, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। जिस पोर्शन में हार्ट के ब्लड नहीं जाएगा कोरोनरी से, वो पोर्शन अफेक्टेड होगा, उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा। तो ये है हार्ट अटैक। माने हार्ट अटैक के लिए ये समझ लें कि हार्ट खुद फंक्शन नहीं कर पा रहा है। किस केस में, क्योंकि उसको ब्लड नहीं मिल रहा है किसी आर्टरी से, तो जब उसमें ब्लॉकेज होगा तो हार्ट अटैक ये है। ठीक है सर, टाइम हो गया, अब जैसा आगे करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। देखिए, बताइए आप लोग, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, काफी क्लियर हुआ आज।
जो अब तक दिमाग में कम आ रहा था आज काफी क्लियर हो गया है वो। तिवारी जी जो है बहुत बढ़िया पढ़ाया आपने, और सारी चीजें सब क्लियर बहुत कर अच्छे दी। सर। सारे लोग हमारे